हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी चल रही होगी। हाँ, तैयारी लाजमी भी है। आज के दौर में बेरोजगारी का दौर चल रहा है और बीए हो गया फिर भी तैयारी चल रही है, एमए हो गया फिर भी तैयारी चल रही है, एलएलबी हो गया फिर भी तैयारी चल रही है और एलएलएम हो गया फिर भी, मतलब तैयारी ही चल रही है हर हाल में। और बेसिकली ये वीडियो भी वही देखता है यूट्यूब पर जिसकी तैयारी चल रही है। जो नौकरी कर रहा होगा वो क्या देखेगा, उसे टाइम ही नहीं होगा मतलब देखने का वीडियो। वो तो अपनी नौकरी में ही ज़्यादा बिजी होगा। भारत की जो समस्या, अगर समस्या की बात करें तो भारत की जो समस्या है वो बेरोजगारी है ही नहीं। भारत की जो समस्या बेरोजगारी नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ। जमीनी स्तर पर अगर देखी जाए तो भारत की विशेष रूप से अगर कोई जो समस्या है युवा की, वो है सरकारी नौकरी। कि समाज का जो दृष्टिकोण है सरकारी नौकरी के प्रति बहुत ज़्यादा एक अग्रसर है। मतलब हर बात पे प्राथमिकता दी, सरकारी नौकरी वालों के लिए हर बात पर प्राथमिकता है। जैसे कैसे कि आप कितनी शिक्षित हो और कितना भी आपके लिए आता हो, कितनी भी डिग्रियां हो, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप समाज की नज़रों में या लोगों की नज़र में कुछ भी नहीं हो। कि क्या हुस्न होगा इस सरकारी नौकरी में, कि क्या हुस्न होगा इस सरकारी नौकरी में। कई जवान लड़कों की जवानी खा गई, तैयारी कर रहे हैं, अपनी जवानी झोंक रहे हैं। तो ये समस्या है, सरकारी नौकरी समस्या है फिलहाल। हम बात करते हैं आईपीसी। इससे पहले हमने संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया था और कौन सा नया जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो आईपीसी में क्या परिवर्तन हुई, हमने सब कुछ बताया था। फिलहाल में हमें आईपीसी जो हमारी मूल है, जो अब तक चल रही है, वो ही पढ़ाई जाएगी। और इसमें जो संशोधन होंगे, जो धाराएं बदली जाएंगी, जब बदल जाएंगी, जब ये एप्लीकेबल हो जाएगा इंडिया में, तब हम आपको वो भी क्लियर करा देंगे, वो भी हम बता देंगे। तो अभी हमारी जो मूल विधि है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के लिए पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इंडियन पेनल कोड 1816। ये जो 1860 है, पहले आप ये समझिए क्या है। देखो, एप्लीकेबल जो अप्लाई हुआ था, जो इंडियन पेनल आईपीसी जो अप्लाई हुई थी वो 1862 में हुई थी, मगर जब तैयार हुई थी तो वो 1860 में। तो इसको 1860 ही नाम दिया है। कोई चीज़ जब रेडी होती तभी उसका नाम 1800, मतलब उसी डेट से उसे पुकारा जाता है, ठीक है, जिस समय तैयार हुआ था। तो देखो, बात करते हैं आईपीसी की। तो आईपीसी की जो निर्माता हैं वो लॉर्ड मैकाले, हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं। और आपको शुरू से अगर वीडियो देखनी है तो हमारी पहले की वीडियो आप जरूर देखें, संक्षिप्त इतिहास वाली। इसकी आपको बहुत सी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। लॉर्ड मैकाले जो भारतीय शिक्षा के जनक भी कहे जाते हैं और अंग्रेजी शिक्षा भारत में स्थापित करने वाले भी कहे जाते हैं। जो पारित हुआ था या अधिनियमित हुआ था, वो हुआ था 6 अक्टूबर 1860 में। कि अब अगर आप कुछ सर्च करोगे या गूगल पे कहीं जाओगे तो भी आपके लिए यही मिलेगा कि अगर आप इस शर्त को आईपीसी लागू कब हुई, वो भी 1860 आएगा। लागू मतलब उस समय रेडी हो गई थी। अब जैसे हत्या, रेप, उन पर कानून बनेगा, वो भी एक अपराध की श्रेणी में धरे रखे गए थे। तो वो पूर्ण रूप से अगर लागू हुई थी तो वो 1 जनवरी 1862 में हुई थी ब्रिटिश भारत में। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। 6 अक्टूबर 1860 के लिए तैयार हुआ था, ये पूरा तैयार हो गया था ये कानून। और उसके बाद सही तरीके से पूर्ण रूप से अगर लागू हुआ था तो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था ब्रिटिश भारत में। जब ये लागू हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग उस समय के जो अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे, और ये प्रथम वायसराय भी थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। जब जिस समय अप्लाई हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग थे जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के मतलब भारत के प्रथम वायसराय थे ये। उसके बाद बात करते हैं अध्याय, चैप्टर कितने हैं। देखो, आईपीसी में समस्या ये है कि याद नहीं होता है, धाराएं हम भूल जाते हैं। तो धाराएं भूल जाते हैं, कैसे याद करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। आईपीसी पढ़ सब लेते हैं मगर उनकी धाराएं याद नहीं रहती। तो अमूमन में अगर याद कोई चीज होती है तो वो सटीक भी याद हो जाती। कहने का मतलब है एक औसतन हम याद रखते हैं किसी चीज को 80%, तो हम उसका 100% भी कर सकते हैं। कैसे हम बताएंगे, देखो चैप्टर कितने हैं। तो चैप्टर 23 में चैप्टर कितने चैप्टर हैं, 23 चैप्टर है, जिसे अध्याय कहते हैं हिंदी में। और इसकी धाराएं सेक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं 511 है। चैप्टर इसके 23 होगा और इसकी सेक्शन होगी 511। आईपीसी है क्या, तो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा या दंड का प्रावधान करती है।
भारत के कोई भी, भारत के किसी भी नागरिक या भारत के अंदर करे या भारत के बाहर करे, उसके दंड के प्रकार बताता है, दंड की परिभाषा बताता है, उनके प्रावधान भी बताता है। ये हमारी आईपीसी है। इस चीज को समझ गए आप। एक क्वेश्चन ये भी आता है, एसआई में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था। पहला विधि जिसे मैंने उसमें बताया था 1834 में, प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में लॉर्ड मैकाले के टाइम पर। ठीक है, जब ये अप्लाई हुआ था पूर्ण रूप से, ये 1860 में से जब रेडी हुआ था, उस समय भी लॉर्ड मैकाले नहीं रहे थे, उनकी भी डेथ हो गई थी 1800। उनके समय में ये ब्रिटिश भारत में लागू नहीं हो पाया था। हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपके लिए सारा याद हो जाएगा, आप कभी भूल नहीं सकते हो। ठीक है, हम आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए इनके जो अध्याय हैं और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरल भाषा में बात करते हैं। अध्याय जिसे हम कहते हैं चैप्टर, क्या कहते हैं? चैप्टर कहते हैं। सब्जेक्ट या विषय, धारा कहां से कहां तक है कि पहला अगर अध्याय है तो उसकी धारा कहां से कहां तक है। तो पहले जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला अध्याय, इसमें परिचय है। अब कोई भी किसी भी इंसान से आप मुलाकात करते हैं, कोई भी नई चीज पढ़ते हो, तो सिंपल सी बात है, आपके लिए अपना परिचय देना पड़ता है, आप कहीं भी जाते हो। तो हम अगर आईपीसी पढ़ेंगे तो इसका हमें पहले परिचय, इसके बारे में जानकारी या इसका उद्देश्य का मतलब प्रीएम्बल, इसका उद्देश्य क्या है या इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, कि ये कहाँ तक, मतलब कहाँ एप्लीकेबल होगी, कितना इसका विस्तार होगा, कहाँ तक ये सीमा स्थल क्या हो, इसकी जो सीमा होगी स्थल की क्या होगी या जल की क्या होगी, ये सब कुछ जो है वो धारा हमारी 1 से 5 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो हमारा ऐसे आप याद करेंगे, चैप्टर 1 जो है जिसका नाम परिचय है या उद्देश्य का है, जो धारा 1 से 5 में इसके विस्तार, इसके बारे में बताता है, आईपीसी के बारे में। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे अगर आईपीसी की बात चलेगी तो किस में चलेगी, तो चैप्टर 1 में चलेगी। आईपीसी कहाँ तक इसका विस्तार है, किन पर लागू होगी, कैसे लागू होगी, क्या इसका नाम होगा, ये सब हमारा किस में होगा, वो धारा 1 से लेकर 5। उसके बाद चैप्टर 2 हमारा है साधारण स्पष्टीकरण, मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन। साधारण स्पष्टीकरण क्या होता है? साधारण स्पष्टीकरण को पहले समझो। ये जो हमारी धारा है 6 से 52 में इसका वर्णन है। देखो, साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है कौन सी चीज, कौन सा कृत्य अपराध होगा या नहीं होगा। जैसे किसी बच्चे 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर वो अपराध कर देता है, उस पर कोई अपराध हो जाता है, गलती से हो जाता है, तो यही जो स्पष्टीकरण इन धाराओं में दिया, यही बताएगा कि ये अपराध है ना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक पुलिस वाला है, किसी को पकड़ के ले आता है, बिना वारंट के उसको पकड़ के ले आता है, वो वास्तव में वो हत्यारा है, तो पुलिस वाला यहाँ पर सदोष परिदोष का अपराधी नहीं होगा। सदोष, अब सदोष परिरोध का मतलब ये होता है कि किसी की सीमा निर्धारित कर दी और सीमा से परे होकर कोई काम करे, वो सदोष परिरोध होता है। जैसे सदोष परिदोष का मतलब ये होता है, सदोष परिदोष का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के घर में ताला लगा दिया, अब तुम्हें निकलना नहीं है यहाँ से, तो उसको वंचित कर दिया, आपकी सीमा कर दी। या जैसे किसी के घर पे खड़ा कर दिया किसी बंदे को बंदूक लेकर कि अगर तू बाहर आएगा तो तेरे गोली मार देंगे। तो यहाँ पर जो है पुलिस वाले की सीमा क्या होती है, बिना वारंट के आप किसी को पकड़ नहीं सकते हो। मगर यहाँ पर अगर पुलिस वाला बिना वारंट के अगर पकड़ के किसी को ले आता है तो वहां पर वो सदोष परिदोष का दोषी नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, ये कहलाया जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो साधारण स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि कौन सा ये क्राइम, इसने जो गुनाह किया है, इसने जो क्राइम किया है वो क्या है, ये दोषी होगा या नहीं होगा। तो ये इसमें हमारी धारा 6 से 52। उसके बाद चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो दंडों के विषय में, अबाउट पनिशमेंट्स, दंडों के विषय में। इसमें सेक्शन हमारी 53 से 75 है। आप समझ रहे हो दंडों के विषय में कि आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, उसके बारे में सब इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर हमारा 4 है, ये कहता है साधारण अपवाद, मतलब सिंपल एक्सेप्शन। सिंपल एक्सेप्शन, इसे बचाओ। अब ये साधारण अपवाद, अब कुछ बच्चों को, कुछ दोस्तों को यही समझ में नहीं आता। ऐसा थोड़ी आईपीसी की जो लैंग्वेज है हिंदी वाली थोड़ी डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आती है। तो देखो, साधारण अपवाद को हम बताते हैं हिंदी में बिल्कुल। साधारण अपवाद का मतलब ये है कोई पदाधिकारी या कोई अपने दायित्व पर रहकर कोई कार्य करता है, ठीक है, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे जल्लाद अगर किसी को फांसी देता है तो उससे फांसी वो उसका अपराध नहीं माना जाएगा। जज अगर किसी को मृत्यु दंड देता है तो जज दोषी नहीं माना जाएगा, जज अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला
एनकाउंटर करता है, उसे एनकाउंटर का आदेश है, उस एनकाउंटर करते समय किसी दूसरे की गोली लग जाती तो इस समय इस स्थिति में पुलिस वाले के लिए बचाव मिलेगा। ये होता है साधारण अपवाद, जो धारा 76 से 106 में इसका वर्णन किया गया है। आप इस चीज को स्पष्ट से समझ गए होंगे कि साधारण अपवाद क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं दुष्प्रेरण के विषय में, जो हमारा 5वां है दुष्प्रेरण के विषय में, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। दुष्प्रेरण के विषय जो धारा 107 से 120 तक है। अब दुष्प्रेरण के विषय में क्या होता है, आपको मैंने बताया था दुष्प्रेरण क्या होता है। पहले आप ये समझिए, दुष्प्रेरण किसी को उकसाना, उकसाकर किसी से क्राइम करवाना, वो दुष्प्रेरण होता है। जहाँ ऐसी घटना होती है तो उनका वर्णन हमारे चैप्टर नंबर 4 में किया गया है, जो चैप्टर नंबर 5 में किया गया है। धारा 107 से धारा 120 में इसका वर्णन होगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और यहाँ पर ये दुष्प्रेरण के विषय में, सॉरी, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ अमेटमेंट, अब अवेटमेंट, और यहाँ पर इसे बोलते क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, जो धारा 120 का से धारा 120 खा तक है। देखो आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, आपराधिक षड्यंत्र होता है 2 या 2 से अधिक लोग, ठीक, किसी वैध कार्य के लिए अवैध तरीके से करें या कोई अवैध कार्य करें तो वह क्या कहलाता है, षड्यंत्र अपराधिक कहलाता है। जैसे डकैती करना, ये षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र में ही आता है। जैसे काफी लोगों से जैसे इकट्ठे होकर जाते हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि हमें वहां लूटपाट करनी है कल, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोग हों, शर्त ये होती है आपराधिक षड्यंत्र तभी कहलाएगा 2 से अधिक लोग हों, ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ये आपके चैप्टर 5 हो गए, 5 का तक हो गए। इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि इंट्रोडक्शन की बात होगी तो सेक्शन 1 से 5 में उसका वर्णन होगा। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना, ठीक है, तो वो सेक्शन हमारी 6 से 52 होगी। अगर दंडों के विषय में होगा तो सेक्शन हमारी 53 से 75 होगा, ठीक है। साधारण अपवाद होगा तो आपको याद रखना है 76 से 106 होगी हमारी सेक्शन, और दुष्प्रेरण के विषय में होगा तो सेक्शन 107 से 120, आपको इस तरह से याद करना है। बात करते हैं अगले इनके चैप्टर, उनके सेक्शन के बारे में। चैप्टर है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। राज्य से तात्पर्य ये होता है भारत देश। हमारे संविधान में या जो कानून में राज्य जहां पर लिखा है उसका तात्पर्य है भारत है, ठीक है। तो भारत के खिलाफ कोई अपराध अगर कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ जैसे युद्ध जैसी कोई प्लानिंग कर रहा है या किसी हमारी खुफिया जानकारी है आपके लिए जो देश के लिए घातक हो सकती है, तो ऐसे अगर अपराध हैं तो वे हमारे धारा 121 से 130 तक, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला चैप्टर नंबर 7 हमारा सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। सेना या नौसेना, कोई भी सैनिक के लिए आप विचलित कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है आपकी वजह से, ऐसा अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो तो उसका धारा 131 से 140 में वर्णन है, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक शांति का मतलब है गवर्नमेंट ने कहीं पर आपसे कहा है कि आप जनसमूह न लगाएं या उपद्रव कर रहे हैं आप, ऐसे जहां पर स्थिति पाई जाती तो वो उसका वर्णन धारा 141 से 160 में दिया गया। उपद्रव वगैरह करना या दंगे करना ये सार्वजनिक शांति के विरुद्ध ही अपराध माना जाता है। अगला लोक सेवकों। देखो लोक सेवक क्या होता है, पहले आप यही समझ लीजिए। लोक सेवक होता है जो केंद्रीय प्रांतीय सरकार के अंतर्गत काम करता है, फिर वह चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे वह कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है, वो सब हमारे लोक सेवक कहलाते हैं, जो कानून के हिसाब से, जो हमारे संविधान में जिस चीज को निर्दिष्टित किया गया है उसके अनुसार। तो लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराध, लोक सेवकों के द्वारा कोई अपराध होता है, लोक सेवकों पर अगर यदि कोई अपराध करता है या लोक सेवक खुद अपराध करते हैं, ऐसा कोई अपराध अगर पाया जाता है तो वो 161 से 171 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला हमारा नौका का, नौ एरी से कहते हैं, चुनाव संबंधित अपराध। चुनाव से संबंधित कोई अपराध होता है तो वो धारा हमारी 171 से का 171 की झा होती है, झा 171 झा होती है। देखो चुनाव संबंधित का मतलब फर्जीवाड़ा तरीके से चुनाव करा रहे हो या गलत, जैसे कोई अगर मतदाता वो भी गलत तरीके से ना होने, गलत तरीके से चुनाव भी मतदान कर रहा है, तो ऐसे अगर क्राइम अगर कोई होते तो उनका वर्णन चैप्टर 9 के काम में किया गया है। अगला 10वां चैप्टर है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अपराध। इसका पहले मतलब समझिए, लोक सेवकों के विधिपूर्ण। देखो लोक सेवकों का मतलब आपको पता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट
अगर आपको लोक सेवक कहता है कि आपको हाजिर होना है और उसकी आप बात ना मान के गैर हाजिर होते हैं, या उसके कोई सम्मन भेज रहा है, उसकी तामील को तुम इग्नोर कर रहे हो, उसकी मान नहीं रहे हो, उसके सम्मन का आदेश नहीं मान रहे हो, ऐसी कोई भी अपराध अगर आप करते हो तो उसका वर्ण धारा 172 से 190 में दिया गया है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, राज्य के विरुद्ध अगर अपराध है तो 121 से 130 में, सेना को विचलित करना 131 से 140 है, और 8वां जो हमारा चैप्टर सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध है 141 से धारा 161 में दिया गया है। और अगर लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराध है, लोक सेवकों के खिलाफ अगर आप कर रहे हो तो या वो खुद कर रहे हैं तो 161 से 171 में है। ठीक है, 9 काम में चुनाव संबंधी अपराध है जो धारा 171 से 171 जहाँ तक है। और 10वां लोक सेवकों को विधिपूर्ण प्राधिकरण के विरुद्ध अपराध, लोक सेवक की अगर बात नहीं मान रहे तो वो। ठीक है, अब अगली बात, साक्ष्य एवं लोकमान्य के विरुद्ध अपराध, झूठे साक्ष्य देना। जैसे आप आर्मी की भर्ती देखने गए और आपने गलत कागज से या गलत मार्कशीट से आपने भर्ती देखी थी, अगर ऐसी मतलब स्थिति पाई जाती तो उसका जो वर्णन है धारा 191 से 229 में बताया गया कि क्या इसका दंड होगा और क्या क्राइम कैसे किया। ठीक है, ये 12 चैप्टर समझो, सिक्का तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध। सरकारी स्टाम्प या सिक्कों का कूटकरण करना, सिक्कों को सप्लाई करना, बेचना, या इस तरीके की अगर कोई कृत्य पाया जाता है, क्राइम पाया जाता है, उसका जो वर्णन किया गया है धारा 230 से 263 का में। उसके बाद अगला है 30 मापतौल से संबंधित अपराध, मतलब बाट, मोटा खोटा बाट या कम तोलना या मिलावट तरीके से मापतौल करना। ठीक है, तो इसका जो वर्णन धारा 264 से 267 में किया गया है। ठीक है, जो चैप्टर हमारा 13 है। चैप्टर 14 जिसमें लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा से संबंधित अपराध। लोक स्वास्थ्य मतलब लोक से मतलब जन, जो हमारे समाज के लिए, जैसे कोई संक्रमण फैलाना, ठीक है, या कोई औषधि को गलत तरीके से उसमें कोई मिश्रण करके बेचना जिससे बीमारी फैले, स्वास्थ्य को किसी की दिक्कत हो, ऐसा कोई अगर क्राइम पाया जाता है तो उसका जो वर्णन है धारा 268 से 294 का में किया गया है। ठीक है, क्या अपराध होगा, क्या सजा मिलेगी, सब इसी में बताया गया। चैप्टर 15 धर्म से संबंधित अपराध, धारा 295 से 298। धर्म से संबंधित अपराध का मतलब किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी के बारे में, किसी धर्म के बारे में गलत कहना। इसका वर्णन 295 से 298 में किया गया। 16 है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, जो कत्ल, हत्या है, रेप है, सब इसी में आते हैं कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो कृत्य हैं सब इसी में आते हैं, जो धारा 299 से 377 है। ये आपके 16 चैप्टर हो गए। अगले चैप्टर पे हम बात करते हैं। 17वां है, इसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध का मतलब चोरी है, डकैती, ये सब इसी में आता है। तो ये हमारी धारा जो 378 से 462 धारा में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चोरी के लिए कौन सी धारा लगी, क्या दंड होगा, ये सब इसी में है। 18वां चैप्टर हमारा दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। दस्तावेज मतलब वसीयत का कूट रचना करना, मतलब जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना। एक जो हमने 11वां चैप्टर बताया था उसमें झूठा साक्ष्य, बहुत झूठा सबूत पेश करना, वो अलग था, वो धारा 191 से 229 में वर्णन था। और यदि यहाँ पर दस्तावेज अगर झूठे हो, जाली नोट, जाली कोई दस्तावेज है, कोर्ट का दस्तावेज जाली बनवा कर तुम प्रस्तुत कर रहे हो, किसी की वसीयत को जाली बनवा रहे हो, तो ऐसी स्थिति है तो वहां इनकी जो धाराएं हैं 463 से 489, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है सेवा संविदा का आपराधिक भंजन। भंजन का मतलब होता है भंग करना किसी चीज के लिए। ठीक है, जैसे सेवा संविदा पहले समझिए, किसी को आप लेकर जा रहे हो, आपके किराए से दिल्ली जा रहा है, उसे आप मजदूरी पर लेके जा रहे हो, आप ठेकेदार हो, और वहां जाकर आप उसकी सेवा खत्म कर दोगे, अब तुझे हम रखेंगे नहीं और तुझे कोई वेतन फेतन नहीं देंगे, तो ऐसा अगर कोई अपराध है तो उसका वर्ण 490 से 492 में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला चैप्टर 20वां है विवाह से संबंधित अपराध। आप समझ रहे हो, विवाह से संबंधित अपराध जो होता है उसका वर्ण जो 493 से 498 में होता है, दहेज वगैरह सब आता है, इसी में आ जाता है। पति या पत्नी से संबंधित अपराध, जो पति या पत्नी से संबंधित अपराध निर्दयता है पति या पत्नी के द्वारा, तो इसका वर्ण 498 से 498 का धारा में किया गया आईपीसी की। मानहानि, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना मानहानि कहलाता है, किसी की प्रतिष्ठा घटित होना किसी समाज में। ठीक है, तो इसका वर्ण जो मानहानि है वो 400 धारा 499 से 502 धारा है इसमें। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 22वां हमारा आपराधिक अभितराश, अपमान एवं रिष्टीकरण। मतलब अभितराश का मतलब होता है किसी के अपमान करने की तुम्हारी इच्छा या तुम्हारा इरादा। ठीक है, ऐसी अगर कोई घटना घटती है, ऐसा कोई क्राइम होता है तो उसका वर्ण धारा 503 से 510 में
दिया गया है। उसके बाद अगला भाग हमारा है 23, अपराध करने के प्रयत्न। जो अपराध करने के प्रयत्न है वो हमारी धारा जो आईपीसी की है उसमें 511 में इसका वर्णन किया गया है। अब आप पहले चैप्टर को याद करेंगे, उसके बाद आप सेक्शन याद रखेंगे, इतनी सेक्शन इसमें, इतनी सेक्शन इसमें है। उसके बाद आपके लिए सेक्शन याद रहेंगे और हम आपके लिए क्रम से सभी धाराएं, हम आपके लिए क्रम से सभी चैप्टर और उनसे संबंधित जो धाराएं वो लेकर आएंगे बहुत अच्छी और बहुत आसान तरीके से। हमने आपको आज चैप्टर क्लियर करा दिए हैं, कितनी धाराएं हैं इनमें, और साथ में हम चैप्टर का मतलब भी बताते गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।